हरिओम, उमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पीर संस्कृति के विषय में अध्ययन करेंगे। पीर संस्कृति क्या होती है या सहकर्मी संस्कृति, पीर कल्चर। पीर संस्कृति क्या होती है, जब इसका अर्थ आप समझेंगे तभी पाठ्यक्रम के विकल्प और छिपी पाठ्यचर्या के संदर्भ में इन सब गतिविधियों का प्रयोग करते हुए एक अध्यापक सभ्य, उचित एवं लड़के लड़कियों में निष्पक्ष भाव से क्रियाकलाप व्यवहार को संपादित कर सकता है। तो इसके लिए पहले आवश्यक है कि आप पढ़ें पीर संस्कृति या पीर कल्चर क्या होता है, इसका अर्थ जानें, या सहकर्मी संस्कृति। अगर हम सिंपल अर्थों में देखें तो सहकर्मी का मतलब होता है साथ कार्य करने वाला, यानी संस्कृति के साथ कार्य करने वाला या संस्कृति के अस्तित्व को प्रकृति के परिवर्तन के साथ क्रियात्मक रूप से बनाए रखने वाला या बनाए रखने वाली गतिविधियां क्या कहलाती हैं? पीर कल्चर कहलाती हैं। अगर और सरल शब्दों में कहें तो सहकर्मी संस्कृति का तात्पर्य यह है कि संस्कृति का वह आधार, वह सिद्धांत, वह गतिविधि जो समय के परिवर्तन के साथ उसके अस्तित्व को, उसके व्यवहार को, उसके मूल्य को, उसके आदर्श को बनाए रखती है या उसी आधार पर संचालित करती रहती है। जैसे अगर हम बात करें पुराने साहित्यों के, पुराने ग्रंथों के, आध्यात्मिक ग्रंथों के बात करें तो आध्यात्मिक ग्रंथों में व्यवहार की व्याख्या की गई है, समस्याओं की व्याख्या की गई है, उसके न्याय अन्याय की व्याख्या की गई है। यही कारण है कि जब तक मनुष्य रहेगा वह सभी चीज़ें उसके जीवन में काम आती रहेंगी, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे गीता जी हो जिसमें कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, चाहे कोई भी ग्रंथ हो जो आध्यात्मिक है, पौराणिक है, ये सभी मानव व्यवहार से संबंधित है। इसलिए सभी मनुष्य को पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह व्यवहार सिखाती है। जब तक मनुष्य जिएगा तो व्यवहार करेगा, तब वह व्यवहार उससे सीखेगा तो वह अति उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रंथ लिखा गया है समाज के, संस्कृति के, धर्म के पीर यानी मूल सिद्धांत, मूल आधार पर वो आधारित है। इसीलिए वो सदैव कार्यशील रहेगा, सदैव अपना प्रभाव छोड़ता रहेगा, प्रभाव से आप लाभ लेते रहेंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें तो रामचंद्र जी के भी ज़माने में पुरुष थे, आज भी पुरुष हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तब भी सूरज पूर्व में निकलता था, आज भी सूर्य पूर्व में निकलता है। तो कुछ ऐसे गतिविधियां, कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं संस्कृतियों के संग जो समय के आघात से परे होते हैं, अर्थात समय उनका संक्रमण नहीं कर सकता। क्योंकि अगर समय मनुष्य को पैदा करेगा तो निश्चित रूप से समय व्यवहार सिखाएगा। तब उस समय भी व्यवहार हुआ है तो आज भी व्यवहार होगा। ऐसा नहीं कि पहले लोग नाक से खाते थे आज मुँह से खाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो मनुष्य का रचना तब भी ऐसा ही था, बस आकार बड़ा था, और आज मनुष्य की रचना वैसे ही है, बस आकार छोटा है। तो व्यवहार का अगर उस आध्यात्मिक, उस आधारभूत सिद्धांतों का यदि आप पालन करते हैं तो समझिए आप पीर कल्चर को समझ रहे हैं। तो पीर कल्चर का तात्पर्य यह है कि मुख्य संस्कृति के अंतर्गत मुख्य सिद्धांत, मुख्य आधार, मुख्य आदर्श, मुख्य व्यवहार इत्यादि का पालन करना ही सहकर्मी संस्कृति या पीर कल्चर कहलाती है। उसके अंतर्गत उस संस्कृति के अंतर्गत संस्कृति क्या होती है? संस्कार संबंधी गतिविधियाँ, जैसे खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, मूल्य, आदर्श, परंपरा, ये सब मान्यता, व्यवहार, संबंध, ये सब क्या होती है? संस्कृतियाँ होती हैं। ये सब संस्कृतियों के अंग उपांग हैं। जिस तरह से धर्म को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी समझाने के लिए कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में जाती है, एक ही सूर्य से कि अनेक सूर्य से, ये सब बातें समझाने के लिए, बताने के लिए बताई जाती हैं, लेकिन पूरा का पूरा व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसी तरह से संस्कृति को समझाने के लिए सामान्य रूप से ये कह ही दिया जाता है कि संस्कार संबंधी जितनी भी गतिविधियाँ आती हैं उस समाज की संस्कृति कहलाती हैं, सभ्यता कहलाती हैं।
तो उसके अंतर्गत मूल्य होता है, व्यवहार होते हैं, आदर्श होते हैं, परंपरा होते हैं, त्यौहार होते हैं, मान्यता होती हैं और ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिससे वह बना हुआ है। और समय के साथ वह चीज़ें किसी न किसी रूप में उस समाज में पाई जाती हैं, इसीलिए उस संस्कृति का अस्तित्व बना हुआ है। अस्तित्व क्या है? बना हुआ है। उन सभी कारक जो संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सतत रूप से क्रियाशील रहते हैं, उसी को हम कहते हैं पीर कल्चर या सहकर्मी संस्कृति कहते हैं। आइए, इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी बीएड थर्ड सेमेस्टर में? इसकी इसलिए ज़रूरत आ पड़ी कि जब इन चीज़ों को आप पाठ्यक्रम के विकल्प के रूप में और छिपी पाठ्यचर्या के रूप में अपनाएंगे, तब जाकर के आप स्वस्थ और व्यवस्थित शिक्षण कर सकते हैं और लड़के लड़कियों में लिंगीय भेदभाव को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम विकल्प के अंतर्गत या पाठ्यचर्या विकल्प के अंतर्गत, जैसे मैंने बताया था, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम, कई प्रकार का पाठ्यक्रम बताए थे। उन पाठ्यक्रमों में इन सब बातों को ध्यान में रख करके उसकी रचना कर सकते हैं, उस पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं या उसका निर्माण करते हुए व्यवस्थित रूप से पढ़ा सकते हैं। इसीलिए ये पीर कल्चर के कॉन्सेप्ट को समझना आपको आवश्यक है। दूसरा है छिपी पाठ्यचर्या। मैंने बताया था पाठ्यक्रम, उसके बाद पाठ्य सहगामी क्रिया यानी पाठ्यचर्या, पाठ्य सहगामी क्रिया और पाठ्य सहगामी क्रिया के अलावा जो अध्यापक शिक्षण गतिविधि को रुचिपूर्ण, सरल, बोधगम्य बनाने के लिए जो अदर एक्टिविटीज़ करता है, जो अलग से कोई कार्य करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? छिपी पाठ्यचर्या कहते हैं। कुल मिलाकर जैसे विषय पढ़ाया गया, उसका प्रयोग कराया गया, विषय का पढ़ाने में और प्रयोग को कराने में जो अध्यापक अलग से एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप संपादित करता है, जैसे मनोरंजन के साथ पढ़ाना, बालकों के अंदर रुचि उत्पन्न करके पढ़ाना, रुचि का, उनके इच्छा का ध्यान रख के पढ़ाना, बालकों के संग सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना, बालकों के कठिन विषय को या कठिन टॉपिक को दोबारा पढ़ा देना या कठिन टॉपिक को सरल और अनुभव से जोड़ करके पढ़ाना, ये जो अदर एक्टिविटीज़ है अधिगम कराने के संदर्भ में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उसी को हम क्या कहते हैं? छिपी पाठ्यचर्या। दोनों का अर्थ आपको बताया जा चुका है। प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बीए थर्ड सेमेस्टर का होगा इस पेपर से संबंधित। उसमें जब देखेंगे तब पूरी बात समझ में आएगी, क्योंकि मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं। इन दोनों गतिविधियों में अध्यापक तब लैंगिक समानता यानी स्त्री पुरुष या लड़के लड़कियों में समानता का व्यवहार विकसित कर सकता है जब इन महत्वपूर्ण घटकों का वह पालन करता है। पहला, समझ एवं व्यवहार। अध्यापक किसी विषय वस्तु को पढ़ाते समय, बताते समय पीर संस्कृति यानी पीर कल्चर यानी संस्कृतियों के जो मूल सिद्धांत हैं, मूल आदर्श हैं, उनको जोड़ करके उनको समझाने पर बल दे, उनको व्यवहार करने पर बल दे, तब वह जो है उत्तम होता है, उत्तम शिक्षण का स्वरूप होता है। क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कुछ भी सीखेगा समाज में ही न प्रदर्शित करेगा। इसलिए जो कुछ भी संस्कृति के मूल्य आदर्श है, नियम है, परंपरा है, जो कुछ भी है जो उपयुक्त है, जिसके वजह से वह संस्कृति जीवित है। हमारी तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति है। ये अलग बात है कि मूर्ख अपने लाभ के चक्कर में चाहे जो उसको डिफाइन करे, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अच्छी संस्कृति है। कुछ ऐसे भी मूर्ख होते हैं जो समझते हैं फिर भी मानते नहीं, तो ऐसे मूर्खों को कौन समझाए। आगे चलते, इसमें हम बात करें जो समझ है, जो व्यवहार है, वह पाठ्यक्रम के अंतर्गत और अध्यापक अलग से एक्टिविटीज़ अपनाते समय संस्कृतियों को समझाने पर वैसा व्यवहार करने पर बल दे, ताकि वह विषय वस्तु आसानी से अपनी संस्कृतियों के माध्यम से अधिगम करता समझ सके और उसका व्यवहार कर सके। इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है सामाजिकरण। सामाजिकरण का तात्पर्य होता है कि समाज के अनुरूप व्यवहार करना, समाज के रीति रिवाज, परंपरा, धर्म, संस्कृति जो भी है समाज के को स्वीकार करते हुए वैसा व्यवहार करना क्या कहलाता है? सामाजिकरण।
तो जैसे अगर हम सामाजिकरण की अगर हम बात करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि जब ये संस्कृतियों के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, व्यवहार है, मूल्य है, आदर्श है, उसको पाठ्यक्रम में समावेश करें और छिपी पाठ्यचर्या यानी अदर एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनको सहजता से उसके महत्व को, उसको अपनाने को, उनके उस राह पर चलने को प्रेरित करें। क्या करें? प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। जैसे हम बात करें, अगर गांधी जी देश को न दिए होते, समाज को नहीं दिए होते, तो आज उनको आदर्श कौन मानता? जितने भी भगवान हैं संसार में, सभी भगवान ने एक प्रेरणा का स्रोत, एक ऊर्जा का स्रोत, एक रास्ता दिया है। अगर उस अनुसार आप आगे बढ़ेंगे तो आपके माध्यम से सबका कल्याण ही होगा। तो सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसके लिए और दूसरे के लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है, दोनों के लिए उपयुक्त होता है, दोनों के लिए न्याय संगत होता है, दोनों के लिए नैतिक होता है, दोनों के लिए धर्म का होता है। धर्म जो है देश काल वातावरण परिस्थिति के अनुसार सत्य पर आधारित उचित कर्तव्यों की व्याख्या करता है। सत्य और न्याय पर आधारित उचित कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो जो व्याख्या करता है उससे भी आप क्या करेंगे? सामाजिकरण ही। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जो धर्म के नाम से तोड़ते हैं वो धर्म को जानते ही नहीं। तो हकीकत बात यह है कि सामाजिकरण के माध्यम से समाज, जैसे आप कोई भी फिजिक्स भी पढ़ते हो तो उसका कोई भी मशीन बनाओगे या कोई भी चीज़ बनाओगे तो उससे क्या होगा? समाज में प्रयोग ही तो होगा। तो यानी कहने का ये तात्पर्य कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय अलग से एक्टिविटीज़ को शिक्षक को अपनाते समय सामाजिकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़कियां कम कपड़ा पहनेंगी तो उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष जो है आगे निकल जाएगा तो महिलाएं पीछे रह जाएंगी। नहीं, बात यह है कि दोनों परिस्थितियों में हमको एक निष्पक्ष और सही निर्णय देना होता है एक अध्यापक को, क्योंकि अध्यापक ही वास्तव में समाज का मार्गदर्शक होता है। इस समय अध्यापक लोगों ने उन बातों को ध्यान नहीं रखा जिसके वजह से समाज में अच्छे मूल्यों की बड़ी दुर्दशा हो रही है या उसका दुरुपयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे काम का अच्छा परिणाम, बुरे काम का बुरा परिणाम, यह बात का महत्व सिखाने में अध्यापक सरकारी विभाग में फेल हैं। यही कारण है कि सरकारी विभाग वाले लूट के एकदम राजा हो गए हैं। उन मूर्खों को इस बात पे विश्वास ही नहीं कि गलत काम का गलत परिणाम होता है। अब क्या कहें, आगे चलते तीसरा देखते हैं, समानता एवं एकीकरण। ये याद रखिए, जितना ही समाज में समानता होगी उतना ही समस्याएं विशेष रूप नहीं लेंगी। समस्याएं सामान्य रूप से रूप लेंगी और सामान्य रूप से उसका समाधान भी हो जाएगा। जब पाठ्यक्रम और छिपी पाठ्यचर्या के माध्यम से लड़के लड़कियों में समानता के विचार भाव और उनके एक साथ सहयोगात्मक गतिविधियों को समझने, जांचने, परखने इत्यादि को बताने संबंधी क्रियाकलापों को अगर अध्यापक बढ़ावा दे करके उनको एक बनाता है या सहकर्मी बनाता है, सहायक बनाता है, तो ऐसी परिस्थिति में लिंगीय भेदभाव कम हो जाएंगे और लिंगीय समस्याएं कम होंगी और समाज में समानता और एकीकरण का भाव बनेगा। जहां असमानता है उसी जगह समस्या ज़्यादा है। जितनी अधिक असमानता होगी उतनी अधिक समस्या होगी। जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अच्छा समाज होगा, जितनी ही अधिक असमानता होगी उतनी ही अधिक समस्या होगी। तो शिक्षक को क्या करना है? पाठ्यक्रम के विकल्प के रूप में और छिपी पाठ्यचर्या के रूप में समानता और उनको एक साथ क्रियाकलाप व्यवहार सिखाते हुए एकीकरण पर बल देना है, ताकि वह संस्कृति के मूल्य सिद्धांत, मूल्य आधार को समझ सके। क्योंकि आज भले ही लड़की की शादी तो होगी तो स्त्री पुरुष तो एक जगह होना ही पड़ेगा ना, पति पत्नी जब बनेंगे तो एक होंगे ही। तो इसका अर्थ यह है कि अन्य रिश्तों में किस तरह से एक हुआ जाए और मर्यादा और धर्म पवित्रता बनी रहे, उन सब बातों को भी अध्यापक को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु में शामिल करते हुए छिपी पाठ्यचर्या के माध्यम से उसे पढ़ाना बताना चाहिए। अगला, परिवर्तित परिमार्जन। फिर संस्कृति के माध्यम से बालकों के पाठ्यक्रम में उन बातों को भी शामिल करना चाहिए जो संस्कृति के परिशोधन का काम करते हैं, शुद्ध करने का काम करते हैं। जैसे सती प्रथा एक गलत अवधारणा थी। सती प्रथा में जो स्त्री स्वेच्छा से मरना चाहे पति के साथ वही मर सकती है, लेकिन भारतीय समाज में मूर्खों ने अपने लाभ, राजतंत्र और धर्मतंत्र वाले मूर्खों ने अपने लाभ के चक्कर में उसको ज़बरदस्ती बना दिया। अर्थात संस्कृतियों में जो कुछ हित के चक्कर में या वर्चस्व के चक्कर में या
अपने सामाजिक अवधारणा या अपने बेफजूल निराधार गलत कार्यों को छिपाने संबंधी जो अवधारणाएं विकसित कर दी गई उसे दूर करना चाहिए। तो ऐसी बातों को यानी संस्कृति को शुद्ध करने संबंधी बातों को, गलत व्यवहारों को शुद्ध करने संबंधी क्रियाकलापों को, गलत चीज़ों को रोकने संबंधी क्रियाकलाप व्यवहारों को भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हुए उचित पाठ्यक्रम के विकल्प का चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, किसी को आप दुख देते हैं तो अगर अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग करेंगे तो समझ जाएगा कि जिस तरह से तुम्हें बुखार आता है उस तरह से दूसरे को भी आता है, तो इतना कसाई मत बनो, तुरंत समझ जाएगा। कहने का ये तात्पर्य है कि पाठ्यक्रम के विकल्प के रूप में उचित विकल्प को अपना करके और अदर एक्टिविटीज़ को अपना करके संस्कृति को शुद्ध और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको और आगे बढ़ाने संबंधी बात विचार व्यवहार क्रियाकलाप को भी अध्यापक को सिखाना बताना चाहिए। अगला सहधर्मिता। सहधर्मिता का तात्पर्य है कि स्त्री पुरुष समाज में सदैव रहे हैं, दोनों के सहकारिता को, मान सम्मान व्यवहार को, सम्मान को, पवित्रता को इत्यादि को स्वस्थ और सही दिशा देने संबंधी भी बात विचार व्यवहार को अध्यापक को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करते हुए अदर एक्टिविटीज़ को अपना करके उसे सिखाने पढ़ाने पर बल देना चाहिए। आगे है सहिष्णुता। जो संस्कृति के अंतर्गत अच्छे मूल्य हैं, अच्छी प्रवृत्तियां हैं, अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे मैनर हैं, उन सब के प्रति, उन सभी आदर्शों के प्रति एक टेंडेंसी भरा जाए, एक उस पर चलने की सोच समझ भर दिया जाए। जैसे कोई भी बच्चा हो, कोई हमेशा बोलेगा कि सूरज पूरब में निकलता, उसी तरह से यह निश्चित हो कि नहीं ये चीज़ सत्य है तो सत्य है, उस पर अटूट विश्वास भरा जाए, अटूट व्यवहार भरा जाए, एक वैसी प्रवृत्ति का निर्माण कर दिया जाए। ये सब बातों को भी अध्यापक को पाठ्यचर्या के विकल्प को अपना करके, अदर एक्टिविटीज़ को अपना करके बालक बालिकाओं को देना चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि वह जो है उचित व्यवहार को सीख सके। जैसे माता पिता का मूल्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, गुरु का मूल्य कभी समाप्त नहीं हो सकता, राजा का मूल्य कभी नहीं समाप्त हो सकता है। हमेशा समाज में कोई न कोई राजा रहेगा, चाहे जिस तरह रूप में रहेगा जरूर। उसी तरह से हमारे आत्मा के बिना हमारे शरीर का कोई मूल्य नहीं है। तो कहने का ये तात्पर्य कि जो मूल्य हैं जिनके वजह से वह व्यवहार, गरिमा, शांति, सुख, समृद्धि, विकास के साथ बनी हुई है, उन सब के प्रति एक प्रवृत्ति, एक सोच, एक समझ, एक जिज्ञासा, एक व्यवहार, एक नशा भरा जाए। ऐसी प्रवृत्तियों को भी अध्यापक को ध्यान में रखते हुए अधिगमकर्ता को सिखाने पढ़ाने बल दें। अगला है अधिकार एवं कर्तव्य। याद रखिए, अगर आप कर्तव्य करेंगे, अपना कर्म करेंगे, तो आपको अधिकार समाज में या संस्कृति में, व्यवहार में मिल जाएगा। और यदि आप कर्म करेंगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको अधिकार मिले हुए हैं, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो उस अधिकार का कोई मतलब नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें आरक्षण की, आरक्षण स्वतंत्रता के साथ संविधान में मिला हुआ है, लेकिन आरक्षण बस आरक्षण रहा, उसका लाभ उठाने के लिए लोग पढ़ ही नहीं पाए, अपने अधिकारों के लिए लड़ ही नहीं पाए, इसलिए आज भी पीछे ही रह गए। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अधिकार और कर्तव्य तभी पूरे हो सकते हैं जब आप कर्म करते हैं तो अधिकार को जानिए, अधिकार आपको मिल गया है तो कर्म कीजिए। जब ये दोनों मिलकर एक होंगे तभी आप कुछ अपने जीवन में या अपने संस्कृति में या अपने व्यवहार में या अपने क्रियाकलाप में या अपनी गतिविधि में पर्याप्त सफलता और व्यवहार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि अधिकार और कर्तव्यों में संतुलन बनाने हेतु अध्यापक को छिपी पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या के विकल्प को अपनाते हुए अधिगमकर्ता को सिखाने पढ़ाने पर बल देना चाहिए। जैसे आपको पढ़ने का अधिकार मिला लेकिन आप पढ़ते नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं फ़ायदा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। उसी तरह से आप पढ़ते हो लेकिन अपने अधिकार को नहीं जानते हो कि हम इस पढ़ाई से क्या क्या कर सकते हैं, तभी कोई नहीं फ़ायदा मिलेगा। इसलिए अधिकार और कर्तव्यों के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए इस संस्कृति की जो मूल्य, आदर्श, संघर्ष हैं या उसकी आवश्यकता है, उन सब बातों पर प्रकाश डालते हुए छिपी पाठ्यचर्या के माध्यम से अध्यापक अधिगमकर्ता को समझाने पढ़ाने पर बल दे, ताकि वह अपने संस्कृति के अंतर्गत संस्कृति में लैंगिक विभेदता को समाप्त करते हुए, कम करते हुए स्त्री पुरुष एक साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। मुझे उम्मीद है कि पीर संस्कृति के अंतर्गत, पीर कल्चर के अंतर्गत
पाठ्यक्रम के विकल्प का और छिपी पाठ्यचर्या के व्यवहार का सदुपयोग विभिन्न अभिकरणों, विभिन्न कारकों या विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्यापक करते हुए सफल हो सकता है। ये बात समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।